अब सुनिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जूफिली के बारे में। तो जूफिली में हम लोग पढ़े हुए थे कि जितने भी एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होने की प्रक्रिया को हम लोग जूफिली कहते हैं। यानी कि जब भी अगर एनिमल के द्वारा परागण होता है, जब परागण की प्रक्रिया एनिमल के द्वारा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूफिली कहते हैं। अच्छा, जूफिली में आप लोग को बताया गया था कि ये जो जूफिलस फ्लावर होते हैं ये बड़े होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, कलरफुल होंगे और इसमें नेक्टर ग्लैंड पाया जाएगा। उसके साथ ही साथ इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होना चाहिए, तभी कोई भी ये कीड़े मकोड़े से लेकर पक्षियों से लेकर या कोई भी एनिमल्स उनके तरफ में आकर्षित होगा और इसके कारण उनमें पॉलिनेशन होगा। तो अभी सारे पॉइंट जहां भी इंटोमोफिली अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप सारा, जैसे ये बात तो लिखवे करिएगा कि जब परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होता है तो उसको इंटोमोफिली कहा जाता है। जब परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होता है तो उसको इंटोमोफिली कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक और बात आपको इसमें जोड़ना होगा कि इसमें नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है। बात समझ में आया? अब इसको हम लोग बार बार नहीं लिखा जाएगा अभी, लेकिन आपको एग्जाम में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम बायोटिक में सब बात लिखवाए हैं ना, वो चारों पॉइंट को उठाकर लिख दीजिएगा। फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, अच्छा दे आर कलरफुल, उसके बाद क्या बताए हैं, दे आर लार्ज, हाँ, या दिस फ्लावर्स आर लार्ज यानी ये पुष्प बड़े होते हैं, और उसके बाद दे हैव नेक्टर ग्लैंड। ये चार पॉइंट आपको सब में जोड़ना है, क्योंकि एनिमल के द्वारा जो भी आप पढ़ रहे हैं सब में ये बात जोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो अब इंटोमोफिली आप लिखिएगा, कैसे इसको भाषा में कैसे लिखा जाएगा? व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय, किसके द्वारा? बाय इंसेक्ट्स आर कॉल्ड entomophily. When pollination occurs by insects are called entomophily. यानी कि जब परागण कीटों के द्वारा हो, जब परागण कीटों के द्वारा हो तो उसे, जब परागण कीटों के द्वारा हो तो उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। ठीक है, जब परागण कीटों के द्वारा हो तो उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और देकर, यानी अथवा एक दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma. When transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by insects are called entomophily. इसको नोट कीजिए। लिख लिए?
लिख लिए। हिंदी बोला जाए, हिंदी लिखेंगे, हिंदी बोलें। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब लिख लिए, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा हो, कीटों के द्वारा हो, तो उसे इंटोमोफिली कहा जाता है। हो गया। चलिए कुछ इसमें हम लोग अलग से नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी बना लिया जाएगा। अच्छा, वो कल देकर लास्ट छोड़ा जाएगा। ठीक है। बिल्कुल हो गया। लिख लिए क्या? जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण पुष्प दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर कीटों के द्वारा हो तो उसको इंटोमोफिली कहा जाता है। चलिए अब इसमें आपको बताना है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कौन कौन से पौधे हैं जिसमें कीटों के द्वारा परागण होता है? तो जैसे सर लेमन, लेमन, हाँ, नींबू, ऑरेंज, इस सब में एक अलग प्रकार का फ्रेग्रेंस भी होता है, रोज, चाइना रोज, लोटस, अच्छा लोटस को नीलंबो भी कहते हैं। अच्छा उसके बाद वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, अलिजमा, लिखवाते ना जी ये सब। और भी कोई इससे हो सकता है ज्यादा। और चलिए हो जाएगा। लेमन को हम लोग बोलते हैं नींबू, सनफ्लावर लिख दिया, सनफ्लावर नहीं लिखे हैं क्या? अच्छा सनफ्लावर तो होगा ही।
है, बोगनविलिया में भी होता है, ऑर्किड रहने दिया जाए एक्सेट्रा। लिख लीजिए नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, रोज गुलाब, चाइना रोज गुड़हल, लोटस यानी कमल, वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी, वाटर लिली जलकुमुद, एलिज्मा, सूर्यमुखी इत्यादि। ठीक है, क्या? हाँ कल लिखवाए थे, देखे ना उसी में जहाँ आप हाथ रखे हैं, कल ही लिखवाया गया। लिख लिए क्या? चलिए हटा दें। इसी को नकल बताते हैं, मैड डॉग वीड के नाम से जानते हैं। पागल कुत्ता घास। चलिए हटा दिया जाए। चलिए अब सुनिएगा, ये जितने भी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले जीव हैं उसमें सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खियों के द्वारा। लिख लेंगे मोर देन कितना, 80% पॉलिनेशन occurs by honey bee, ठीक है, among insect pollinator। यानी कीट परागण करने वाले इंसेक्ट पॉलिनेशन कर देते हैं ना, पॉलिनेशन यानी कीट परागण में 80% से अधिक परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। लिख लिए। भाषा लिखेंगे कीट परागण में, हिंदी लिखिए इसका, कीट परागण में 80% से अधिक परागण, 80% से भी अधिक परागण, कीट परागण में 80% से भी अधिक परागण किसके द्वारा होता है जी? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। 80% से अधिक परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। लिख लिए। चलिए 80 क्या लिखे? कीट परागण में 80% से अधिक परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अच्छा अब लिख लेंगे दे आर लार्ज फ्लावर, ये बड़े पुष्प होते हैं, ये दे आर लार्ज फ्लावर, ये बड़े पुष्प होते हैं।
जोड़ लीजिए, कहीं कोई बच्चा वहां ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद दे हैव स्पेशल फ्रेग्रेंस कॉमा फ्रेग्रेंस एंड अट्रैक्टिव इन कलर, यानी इनमें विशेष प्रकार का सुगंध तथा रंग में आकर्षित होते हैं। यही ना बोलेंगे ये? अच्छा है, इनमें विशेष प्रकार का सुगंध, इनमें विशेष प्रकार का सुगंध होते हैं तथा रंग में, इनमें विशेष प्रकार का सुगंध होते हैं तथा रंग में आकर्षित होते हैं, तथा ये इनमें विशेष प्रकार का सुगंध होते हैं तथा ये रंग में आकर्षित होते हैं। इनका रंग कलरफुल होता है, इसलिए ये रंग में आकर्षित होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोल देंगे सर? दे हैव नेक्टर ग्लैंड, यानी इनमें अमृत ग्रंथि होता है। हो गया? दे हैव नेक्टर ग्लैंड, हिंदी लिख लेंगे, इनमें अमृत ग्रंथि होता है, इनमें अमृत ग्रंथि होता है। तो ये सभी एनिमल वाले में चाहिए। सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इंटोमोफिली पे ही आता है, ठीक है? तो इसलिए सब पे ध्यान दीजिएगा, इंटोमोफिली पे। अच्छा, और हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इनमें हिंदी नहीं लिखे हैं क्या? इनमें अमृत ग्रंथि होता है, हिंदी लिख लीजिए, इनमें अमृत ग्रंथि होता है। चलिए, some species of Anemophilus flower, some species of Anemophilus flower, Anemophilus flower मतलब वैसा पुष्प जिसमें परागण इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा हो। तो हम लोग बोलेंगे जा 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 एनिमोफिलस कर देंगे, गलती से हो गए, इंटोमो, आप लोग छाप लिए थे क्या? इंटोमोफिलस होगा, सॉरी। सम स्पीसीज ऑफ इंटोमोफिलस फ्लावर प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट for laying egg. Some species of entomophilus flower, यानी कि इंटोमोफिलस पुष्प के कुछ प्रजातियां सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, किसके लिए? फॉर लेइंग एग, अंडे देने के लिए, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे एमोर्फोफैलस प्लांट है एक, और यूका प्लांट।
और यूका प्लांट। ठीक है, एमॉर्फोफाइलस और यूका प्लांट बता रहे हैं, उतार लीजिए। अभी इसमें बात उतना नहीं समझ में आया होगा, अभी लिखे ना, हम बताते हैं। सुनिए, पहले समझिए इसको, ऊपर तक तो ये बात सबको क्लियर हो गया है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब बोला गया है सम स्पीसीज ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट फॉर लेइंग एग। यानी इसका मतलब हुआ कि ये अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान भी प्रदान करते हैं। यानी कि इनके एंटोमोफिलस पुष्प के कुछ प्रजातियां अंडे देने के लिए सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करते हैं। जैसे इसमें पौधा आता है, एक एमॉर्फोफाइलस प्लांट है, एक यूका प्लांट है। एमॉर्फोफाइलस प्लांट को हम लोग बोलते हैं टॉलेस्ट फ्लावर। टॉलेस्ट फ्लावर का मतलब हुआ सबसे लंबा फूल, याद रखिएगा, सबसे लंबा फूल। इस लंबे फूल का लंबाई कितना होता है? 6 फीट का, 6 फीट का, हाँ 6 से 7 फीट लंबा होता है ये पौधा। सिर्फ फूल क्या लंबाई बता रहे हैं हम। ये एक स्ट्रक्चर भी आपको इसका दिखाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, सम स्पीसीज ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, यानी कि एंटोमोफिलस पुष्प की कुछ प्रजातियां क्या करती है कि ये अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। अब सुरक्षित स्थान प्रदान करती है क्योंकि यहाँ बात किसके लिए हो रहा है? कीटों के लिए हो रहा है। तो सुरक्षित स्थान देगी अंडा देने के लिए कीटों को। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, 2 पौधा है, एमॉर्फोफाइलस प्लांट और एक है यूका प्लांट। एमॉर्फोफाइलस जो प्लांट होता है ये टॉलेस्ट फ्लावर यानी सबसे लंबा फूल होता है, जिसकी खुद की लंबाई 6 फीट की होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये 6 फीट का है। यहाँ से फ्लावर से लेकर अगर देखा जाता है, एक इंसान से भी बड़ा ये फूल होता है, या इंसान के बराबर होगा। क्योंकि अब इसको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया इंसान से बड़ा, तो समझिए गमले में रखा हुआ है। आइए उसके बाद इसका जड़ जहाँ से, वहाँ की बात नहीं हो रही, इसके फूल से बात हो रही है। तो फ्लावर से अगर देखा जाना तब ये 6 फीट लंबा होता है, जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। बस समझ में आया? अच्छा, आज उसके बाद देखिए, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है यूका प्लांट, ये है यूका प्लांट। तो यूका प्लांट जो होता है ये और एमॉर्फोफाइलस, ये दोनों प्लांट कीटों को सुरक्षित स्थान देते हैं कि हे कीड़े, अब मेरे पास ही आकर रहना, इसी में अंडा देना। तो इसका मतलब है सुरक्षित स्थान प्रदान करना। अब यूका प्लांट भी अपने अंदर में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है अपने अंडाशय में, और ताकि इससे क्या होगा कि कीड़े हमेशा इसके पास रहेंगे, कीट ये पॉलिनेशन हमेशा करते भी रहेंगे, इनका भी विकास होते रहेगा। तो इसको कहा जाता है सर, ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जा रहा है जी। यूका प्लांट जो है ना, ये एक कीट है जिसका नाम है प्रोनुबा यूकासेला। एक मोथ है, मोथ यानी कीट, तरंगा, उसको तरंगा कहते हैं। तरंगा मतलब छोटा छोटा कीड़ा होता है। अच्छा, तो ये एक कीट है जिसका नाम है प्रोनुबा यूकासेला, और उस कीट का नाम पड़ा यूकासेला इसीलिए क्योंकि वो प्रोनुबा यूकासेला कीट इस यूका प्लांट में रहता है। इसका खास बात क्या है कि ये प्रोनुबा यूकासेला उसके साथ में समझिए कि एक ऐसा वादा कर चुका है, आई कांट लिव विदाउट यू। ये बोला है उससे, प्रोनुबा यूकासेला से, ये यूका प्लांट, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। एंड आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब बदले में सेम टू यू वाला जवाब इसको मिला हुआ है, मतलब सेम वाला बात है। इसका मतलब ये यूका प्लांट तभी तक जीवित रह सकता है जब तक यूका प्रोनुबा यूकासेला कीट जिंदा रहे। यानी कि देयर लाइफ साइकिल आर डिपेंड अपॉन ईच अदर, इनकी जीवन काल जो होती है एक दूसरे पर ही निर्भर होती है। दोनों में से कोई एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। इनके बीच ऐसा आप समझिए कि संबंध हो गया है, उसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए दोनों आदमी सहजीवी संबंध में है,
सहजीवी संबंध अच्छा वाला संबंध होता है, बुरा मत समझिए, अच्छा वाला संबंध। हाँ, अब अच्छा वाला संबंध की बात हो रही, सुनिए। सहजीवी संबंध का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि इनसे अगर तो फायदा उनको हो रहा है तो उनसे भी इनको फायदा होना चाहिए। अब केवल एक आदमी को फायदा हुआ तब उसको सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं कहा जाता है। आप लोग इकोलॉजी में पढ़िएगा सिम्बायोटिक क्या है, सिम्बायोसिस शब्द मिलेगा वहाँ, सहजीविता, सहभोजिता, ये सब मिलेगा म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होगा कि ये कीट को सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई कीट है, ये कोई कीट है, ये कीट आकर इसके अंडाशय के अंदर रहती है और अपने बच्चे को इसमें बच्चे को जन्म दे रही है। तो इस कीट को क्या फायदा हो रहा है? तो सर इस कीट को फायदा हो रहा है कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, अपने अंडे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल रहा है। बदले में इनको क्या फायदा हो रहा है? यूका प्लांट को। तो सर यूका प्लांट को ये फायदा होता है कि इससे ये बेचारे को कम से कम क्या मिल जाता है, ये पॉलिनेशन समय पे हो रहा है। तो अगर ये कीट इसके अंदर अगर नहीं आकर रहेगी तो ये मर जाएगी, तो इसको सुरक्षित स्थान यही मिल रहा है। अगर ये पौधा को ये कीड़ा नहीं मिला तो फिर इसकी प्रजातियां नष्ट हो जाएगी, इसमें पॉलिनेशन दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। बस समझ में आया? इनके बीच वादा हो गया है। अब दो लोग एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, कोई मार्केट में देख लिया तो तीसरा आदमी चाहेगा उनके साथ फिर घूमना, वो बोलेगा नहीं किसी और का है। समझ लेंगे नहीं बात? तो यही वाला हाल है। अब पूछ रहे हैं काहे सर, सारा बात जन्मे करते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। भाई अब समझ में आ गया? अच्छा अब देखिए, अब इसमें हम लोग कैसे बोला जाएगा कि सर कुछ प्रजातियों, हिंदी लिख बोले, हिंदी लिखिए तो। अरे एग्जाम्पल अभी नहीं लिखे हैं। एमॉर्फोफाइलस पुष्प या पौधा, ठीक है, और यूका पौधा। एमॉर्फोफाइलस भी सेम वैसे ही काम करता है, ये भी सहजीवी संबंध दर्शाता है कीटों के साथ। चलिए हिंदी बोले, पहले उतार लीजिए इसको, उतारिए फिर हिंदी बोलते हैं। अच्छा चलिए ये देख लीजिएगा, यूका प्लांट वाला ये बात यहाँ लिखे थे कि नहीं? फिगर ये समझाने के बाद जब इसका हम हिंदी बोले हैं, उसके बाद ये ऊपर वाला पॉइंट लिखे है ना सब लोग। यूका प्लांट क्या करते हैं? प्रोनुबा यूका सेला कीट के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, यूका पौधा प्रोनुबा यूका सेला नामक कीट के साथ या तरंग के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। अच्छा, यूका पौधा, यूका प्लांट प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट फॉर लेइंग एग, किसके लिए? फॉर लेइंग एग इन द कैविटी ऑफ ओवरी। ठीक है, तो लिख लेंगे इसका हिंदी। यूका पौधा, यूका पौधा, यूका पौधा अंडाशय के गुहा में, यूका पौधा, इसका हिंदी है यूका पौधा अंडाशय के गुहा में अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। किसको? कीट को। यूका पौधा अंडाशय के गुहा में अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। कि अब कीट, सुनो एक काम करो, अब तुम हमारे अंडाशय में, हमेशा अंडाशय में बहुत जगह है मेरे, अंडाशय का गुहा कैविटी, तो उसमें आकर तुम रहो और उसी में अंडा दो। तो बोलती है ठीक है, हम आज से इसी में अपना घर बना लेंगे। ठीक है, आई बोलती है कि आज से तेरा अंडाशय मेरा हुआ। लिख लीजिए इसका हिंदी लिख लिए। यूका पौधा, यूका पौधा अंडाशय के गुहा में अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। हो गया हिंदी? चलिए अच्छा, अब बदले में ये क्या करता है? चलिए पौधा तो दे दिया, लेकिन इसके बदले ये भी तो, ये क्या बोलते हैं, यूका सेला, प्रोनुबा यूका सेला को भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो प्रोनुबा यूका सेला क्या देते हैं?
तो ये प्रोनुबा यूकासेला हेल्प्स इन pollination. Pronuba eucasela helps in pollination for yucca plant. यानी प्रोनुबा यूकासेला यूका पौधा के लिए परागण में मदद करते हैं। बात समझ में आया? प्रोनुबा यूकासेला क्या है जी? प्रोनुबा यूकासेला कीट है, याद रखिएगा। प्रोनुबा यूकासेला ब्रैकेट में कीट, कीट कीट। हाँ, यूकासेला पौधा को यूका पौधा के लिए परागण में मदद करते हैं। अच्छा, परागण प्रदान करते हैं। प्रोनुबा यूकासेला यूका पौधा के लिए परागण में मदद करते हैं या परागण करते हैं। अच्छा, यानी कि ये बात भी हम बोल सकते हैं, जब इतना वादा हो ही गया तो एक बात और हम लोग लिख सकते हैं, देयर लाइफ साइकिल do not their life cycle do not their life cycle does not complete विदाउट एक दूसरे ईच अदर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देयर लाइफ साइकिल डज नॉट कंप्लीट विदाउट ईच अदर, यानी इनका जीवन काल एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं होता है, लिखिएगा, हो सकता है नहीं। चलिए, यानी कि इनका जीवन काल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता। ठीक है, इनका जीवन काल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता है। ठीक है, इनका जीवन काल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता है। हो जाएगा, इनका जीवन काल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता है। हो गया, पूरा नहीं होता है। चलिए, हटा दें इसको। एक पॉइंट है, पोलेन रोबर या नेक्टर रोबर। रोबर मतलब डाकू, यानी पराग डकैत, या अमृत डकैत। इसका मतलब समझ रहे हैं? तो नाम से तो समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा हूँ डाकू होता है जो पराग कण का चाहे अमृत रस का चोरी तो कर लेता है, पर डू नॉट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, लेकिन परागण नहीं करता है। समझ में? मतलब नेक्टर ग्लैंड को चुरा लिया वहां से, आज दूसरे जगह पॉलिनेशन करने जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसको उतारिए तो काहे नहीं जाएगा उसका मन। चलिए, एक बार इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, पॉलिन रोबर या नेक्टर रोबर। लिख लिए है ना? शायद फिर रिकॉर्डिंग वाला ऑफ हो गया था, इसीलिए नहीं आया है लग रहा है।
तो पोलन रोवर या नेक्टर रोवर का मतलब क्या होता है? पराग डकैत या अमृत डकैत। तो बहुत बार कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अमृत ग्रंथि को खींचते तो हैं, अमृत ग्रंथि में अमृत रस होता है उसको खींचते हैं, या पराग को लेते हैं, शरीर पर टच हो जाता है, पूरा सटा हुआ हो जाता है, अटैच हो जाता है, लेकिन वो कहीं पॉलिनेशन नहीं करने जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पराग डकैत, यानी पराग लेके भाग गया, चाहे अमृत रस लेके भाग गया, पॉलिनेशन नहीं कराया। अच्छा, तो इसमें जैसे आ जाता है हनी बी यानी मधुमक्खियाँ, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इंसेक्ट ऑफ सम स्पीसीज में कंज्यूम पोलन या नेक्टर। कंज्यूम का मतलब होता है अवशोषित करना, कंज्यूम करना, अवशोषित करना। बट दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, यानी परागण नहीं लाते हैं, परागण नहीं करते हैं, तो इन्हीं को पोलन रोवर, पोलन या नेक्टर रोवर कहा जाता है। हिंदी लिख लिए आप लोग। कुछ प्रजातियों के इंसेक्ट यानी कीट, कुछ प्रजातियों के कीट अमृत या पराग को अवशोषित तो करते हैं। कैसे लिखेंगे हिंदी? कुछ प्रजातियों के कीट पराग या अमृत को अवशोषित तो करते हैं, लेकिन ये परागण नहीं करते, लेकिन ये परागण नहीं करते, उसे पराग डकैत या अमृत डकैत कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है? कुछ प्रजातियों के कीट, हिंदी नहीं लिखे हैं क्या आप लोग? अच्छा, हिंदी लिख लेंगे। कुछ प्रजातियों के कीट पराग या अमृत का अवशोषण तो करते हैं। कुछ प्रजातियों के कीट पराग या अमृत का अवशोषण तो करते हैं, लेकिन ये परागण नहीं करते, लेकिन ये परागण नहीं करते, लेकिन ये परागण नहीं करते हैं। इसे पराग या अमृत डकैत कहा जाता है, लेकिन ये परागण नहीं करते हैं, इसे पराग या अमृत डकैत कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हनी बी, हमिंग बर्ड, ट्रिगोना बीज, शॉर्ट टोंग्ड बीज यानी छोटी जीभ वाली मक्खियाँ, ट्रिगोना बीज यानी डंक रहित मधुमक्खियाँ, जिस मधुमक्खी में डंक नहीं होता है, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती है, वो काटती नहीं है, देखे होइएगा आप लोग। जैसे अब मौसम आ रहा है, वो लोगों का धीरे धीरे आप देखिएगा अक्सर चापाकल के पास में छोटी छोटी मक्खियाँ आपको नजर आएगी दिखते हुए, तो वो डंक रहित होती है, वो काटती नहीं है, देखे नहीं आप नहा या आप देखिएगा मिठाई पर जो लगी रहती है, तो क्यों नहीं काटती है? क्योंकि वो डंक रहित होती है, वो नहीं काटती है। तो मिठाई वाला कभी कभी काटता है, मतलब उसमें बड़ा वाला एक अलग से आ गया हो, ठीक है, हाँ बड़ा वाला हो गया वो काट लेगा, नहीं तो छोटी वाली जो होती है वो डंक रहित होती है, ठीक है। और छोटा जीभ वाली मक्खियाँ जो होती है मधुमक्खियाँ, ये भी क्या होता है कि अमृत डकैत होता है। हाँ, इसको तो बहुत लोग बतासा में घुसी रहती है, बतासा खाने के चक्कर में आदमी काट देता है इसको, तो ये क्या आदमी को काटेगी? ठीक है, तो ये हो गया पराग डकैत की बात हो गई। अच्छा, अब कोई टॉपिक शायद इसका बाकी नहीं है, इस पॉइंट का ये हम लोग सब देख लिए ना। यूका प्लांट याद रखिएगा, यूका प्लांट प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। अच्छा, उसके बाद सुनिए, एमोर्फोफैलस प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो सर एमोर्फोफैलस ये सबसे लंबा फूल है जिसकी लंबाई 6 फीट की होती है, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और दूसरा बात क्या इसमें, सर एमोर्फोफैलस जो होता है ये भी यूका पौधा के समान ही क्या करता है, सुरक्षित स्थान प्रदान करता है कीटों के लिए, ताकि वो उसमें आकर अपने अंडे दे सकते हैं, जिसके द्वारा इनको पॉलिनेशन भी इनको मिल जा रहा है, अब बदले में ये उनके लिए सुरक्षित वातावरण भी अपनी अंडाशय के कैविटी में, गुहा में प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट यहाँ तक हो गया। कोई अगर अभी तक के पॉइंट में किसी को ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो, एक बार पूछ लीजिए। देखिए, पॉलिनेशन नहीं कराता है क्योंकि इसमें इसके और अलग जो प्रजातियां होती है ना, वो पॉलिनेशन कराती है, लेकिन ये पॉलिनेशन नहीं कराते, इनका अपना मन है भाई पराग डकैत में। अब काहे वाला बात तो कोई रीजन है नहीं,
ठीक है, पॉलिनेशन काहे नहीं कराता है? अरे पराग लेने वो थोड़े जाता है, वो सेल्फिश है भाई। वो जाता है स्टिग्मा पर बैठेगा, उसमें से रस चूसेगा, जिसको अमृत रस कहते हैं, वहां से वो भाग जाएगा और फिर वहां से वो दूसरे वाले पौधे पे नहीं बैठेगा, पॉलिनेशन नहीं करना चाहेगा। समझ में आया? इसीलिए हाँ जी। चलिए अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है नीट 2024, और ये पहला क्वेश्चन है आपके नीट के क्वेश्चन बैंक का। इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सही कथन का के समुच्चय का चयन करना है। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत सारा दिया गया होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और उसमें कितना सही है ये आपको गिनकर बताना होता है, कौन कौन ऑप्शन सही है। कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि कितना सही है, अच्छा है कौन कौन सही है, ऐसे ऑप्शन मिलेगा। तो द फ्लावर ऑफ हेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अब सुनिएगा, पहले ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ अब आपको ये बात को समझने के लिए आपको जाना होगा हाइड्रोफिली पर। क्वेश्चन ये हाइड्रोफिली का ही है। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल के द्वारा परागण। पढ़ाएं आप लोग को। हाइड्रोफिली दो प्रकार का होता है, एक ईपी हाइड्रोफिली और एक होता है ईपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर हो तो उसको ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं, और जब पानी के द्वारा परागण पानी के अंदर हो तो उसको हाइपो हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब सुनिए, हम आप लोग को ईपी हाइड्रोफिली में एक एग्जाम्पल लिखवाते हैं, वैलिस्नेरिया। वैलिस्नेरिया सर एक जलीय पौधा है जिसमें परागण जल के द्वारा होता है। अगर बात इतना आपको ध्यान में आ गया कि इसमें वैलिस्नेरिया में जल के द्वारा परागण होता है, तो जाहिर सी बात है जल एक निर्जीव चीजें है, निर्जीव वस्तु है जल, है ना जी, यानी अबायोटिक कारक है, अबायोटिक फैक्टर है। तो सर अजैविक कारक में कभी भी वो रंग बिरंगे नहीं होना चाहिए और अमृत ग्रंथि उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बस समझ में आ गया? अगर यहाँ बात वैलिस्नेरिया का नहीं रहता, कोई दूसरा भी फ्लावर दे देता, जैसे मान लीजिए शुगर केन दे देता, गन्ना अगर दे देता, तो गन्ना में परागण होता है हवा के द्वारा, तो हवा के द्वारा जब परागण होता है तो उसके लिए भी ये ऑप्शन गलत था। बस समझ में आया? हाँ, वहीं अगर ये बोलता द फ्लावर ऑफ वैलिस्नेरिया ना बोल के कोई इंसेक्ट के द्वारा परागण होने वाला का नाम दे देता, तब आप ये सही मानते। बात समझ में आया? तो यानी कि बात समझ में आया कि गलत ऑप्शन है, यानी कि वैलिस्नेरिया के पुष्प रंग बिरंगे तथा नेक्टर अमृत रस को स्रावित करने वाले होते हैं। तो सही है कि गलत है? नहीं सर, गलत है। वैलिस्नेरिया जल के द्वारा परागण होता है, और जल के द्वारा परागण होने वाले पुष्प में ना तो नेक्टर ग्लैंड होता है और ना ही पुष्प रंग बिरंगा होता है। क्लियर है ना सबका? दूसरा ऑप्शन सुनिए, द फ्लावर्स वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। ये बात सही है, क्योंकि हम आप लोग को लिखवाए थे कल वाटर लिली को हिंदी में जलकुमुद कहते हैं। तो जलकुमुद जलीय पौधा तो है, लेकिन इसमें परागण जल के द्वारा नहीं होता है, इसमें परागण हवा के द्वारा होता है और इंसेक्ट और कीट के द्वारा होता है। तो फ्लावर यानी कि वाटर लिली जलकुमुद के जो पुष्प होते हैं उसमें परागण पानी के द्वारा नहीं होता है। ये बात सही है, पहला ऑप्शन गलत था, ये सही है। समझ में आया? यानी जलकुमुद के पुष्प में परागण जल के द्वारा नहीं होता है। सही है कि गलत? सही है, नहीं होता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन सुनिए, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, यानी अधिकांशतः जल के द्वारा परागण होने वाले प्रजातियों में, हिंदी अगर आप चाहें तो इसको रोक कर लिख सकते हैं वीडियो को, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज यानी अधिकांशतः जल के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, यानी कि पराग कणों को भीगने से बचाया जाता है। बिल्कुल बचाया जाता है, नहीं तो पराग कण अगर भीग जाएगा तो डूब जाएगा। तब पराग कण को, अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए पराग कण को भीगने से, यानी जल के द्वारा परागण होना है तो पराग कण कहाँ गिरेगा? जले में ना,
तो जल के द्वारा परागण होने वाले जल के द्वारा परागण होने वाले, पॉलिनेशन होने वाले जो पॉलन ग्रेन है उनको बचाया जाता है किससे? भीगने से। वेटिंग मतलब होता है भीगना, तो फिर क्यों भीगने से किसके द्वारा बचाया जाता है? किसके द्वारा? म्यूसिलाजिनस कवरिंग के द्वारा। सर, जल के द्वारा परागण करने वाले जो पराग कण होते हैं ना, उनके बाहर एक श्लेष्मक आवरण होता है, और वो श्लेष्मक आवरण उनको जल से भीगने से बचाता है। बात क्लियर है? ये सब याद रखिएगा। तो इसका मतलब कि सर सी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, उसके बाद आइए, पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। इसका मतलब हुआ कुछ जल के द्वारा, हाइड्रोफाइट्स मतलब हो गया जल में रहने वाले पौधे, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। तो यानी कि कुछ जलीय पौधों में पराग कण जो होते हैं ये लंबे और रिबन यानी फीता के समान होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बताए थे हम, जल के द्वारा परागण होने वाले पौधों में पराग कण या जल के द्वारा परागण होने वाले प्रजातियों में पराग कण क्या होते हैं? लंबे और रिबन के समान यानी फीते के समान होते हैं। ये भी सही है। ई नंबर ऑप्शन में इन सम हाइड्रोफाइट्स यानी कुछ हाइड्रोफाइट में, जलीय पौधों में द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। यानी बोला गया कुछ जलीय पौधों में या जल के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में, ऐसे भी बोल सकते हैं, पराग कण पानी के अंदर निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। बिल्कुल सही है, सक्रिय रूप से नहीं तैर सकते हैं, ठीक है ना। नीट का एक और क्वेश्चन हम बनवाए थे जिसमें दिया था यहाँ सक्रिय, तो गलत था। तो यानी सर ये भी सही है, सक्रिय रूप से इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि पराग कण खुद नॉन मोटाइल होता है, तब पानी के अंदर पानी के बहाव से न चलेगा। तो जब पानी के बहाव से चलेगा तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं पैसिवली, और जब खुद से चलता तब एक्टिवली, ठीक है। बहुत स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को ये सब बात समझाते आ रहे हैं। अब आज कोई बच्चा सोचे समझने का तो वो भी समझ सकता है, लेकिन इस चीजों को पहले से हम लोग बात को बताते आ रहे हैं। तो समझिए, तो इस तरह से कितना क्वेश्चन हम लोग का इसमें आंसर सही हुआ? सर ये तो गलत था, ये जो है गलत था, बी सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। तो बी से लेकर ई तक किसमें सही है वो आपको बताना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी नीचे दिए हुए ऑप्शन से आपको इसमें सही चुनाव का चयन करना है। अब सही आंसर का चयन करना है, तो इसलिए बी, सी, डी और ई हो जाएगा केवल। बस समझ में आया? यानी ये नहीं होगा, तो इसलिए आंसर इसको टिक आउट कर लीजिएगा। आप इसमें क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके आगे जस्ट एक और क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन। वाह रे, इतना आसान क्वेश्चन। मणिपुर 2023 का क्वेश्चन नहीं बनाए हैं? अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन्स आर विएबल फॉर मंथ। विएबल मतलब होता है जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। यानी बोला गया इनमें से किस कुल के समुच्चय में यानी सेट में पोलन ग्रेन 1 महीने के लिए दिखाई देता है। यानी जीवन क्षमता, परागकण का जीवन क्षमता 1 महीने का होता है। किस में? तो रोजेसी, दूसरा है लिलिएसी और तीसरा है पोएसी। गलत ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुनिए, लेगुमुनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, बी ऑप्शन। डायरेक्ट आप लोग को याद करने के लिए बोला, ये नहीं है। अच्छा, तो 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अच्छा, आइडेंटिफाई द, इधर 24 का है, एक फिगर देकर। अच्छा, एक है लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर एंड, यही है
with nectar are seen in. हाँ वही ना क्वेश्चन अभी बोल रहे थे हम, रुकिए तो यही है देखिए, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। हाँ ठीक है, सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन है लार्ज, फ्लावर बड़ा हो, कलरफुल हो, रंग बिरंगे हो, फ्रेग्रेंट हो यानी कि एक विशेष प्रकार के सुगंध वाला हो, और विथ नेक्टर और उसमें अमृत भी हो। तो ये सारी चीजें किस में देखी जाती है? तो सर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट में देखा जाएगा, कीट के द्वारा परागण करने वाले में। पक्षियों में, पक्षियों को भी सुगंध से मतलब नहीं रहता है, कोई आवश्यकता नहीं कि फ्रेग्रेंट हो, पक्षियों के लिए दूसरा कंडीशन है, वो सब हम लिखवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए वाइंड पॉलिनेशन होगा नहीं, बैट होगा नहीं, तो इंसेक्ट ही होगा, इसलिए ए आंसर सही है। हम कराएंगे क्वेश्चन, तो नहीं इसमें जब आप बर्ड वाला पढ़ लीजिएगा ना, बैट वाला तो बोलिएगा ही नहीं, तो इसलिए उसको कल हम लोग पढ़ लेंगे। सुनिए, कल पॉलिनेशन की पूरी कहानी खत्म, पॉलिनेशन का कोई बातें नहीं होगा कल के बाद। अब परसों से जो हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग पढ़ेंगे, बुधवार तक अपना क्लास चलेगा, तो परसों जो हम लोग पढ़ेंगे ना, हाँ उसमें इसी का नया टॉपिक शुरू होगा, पार्ट 4, और लास्ट पार्ट है वो चैप्टर एंड हो जाएगा। कल चलेगा, परसों भी चलेगा, अभी चलाया जाएगा। चलिए थैंक यू।